अर्थात चलो मंगलाचरण कर लेते हैं। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लगीयस। अब देखिए, कल हमने तर्क प्रमाण देखा था, है ना। हमारा परीक्षा मुख का तृतीय परिच्छेद चल रहा है, जिसके अनंतर हम परोक्ष प्रमाण के भेदों की चर्चा कर रहे हैं। परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, परोक्ष प्रमाण के 5 भेद कौन से हैं, जिसके हमने स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क, ये 3 प्रमाणों के बारे में कल तक जाना। कल हमारा 9वां सूत्र पूर्ण हुआ था, जहां पर तर्क प्रमाण हमारा पूरा हो। ठीक, आज आप 10वें सूत्र से हम अनुमान प्रमाण की चर्चा करेंगे। ठीक, हाँ, ठीक। हम्म, अब अनुमान किसे कहते हैं, दिख रहा है आपको स्क्रीन सबको? आ गया मैम। हाँ दिख रहा है। हाँ ठीक, अब अनुमान किसे कहते हैं वो देखिए। उसके लिए 10वां सूत्र आया है, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधनात् यानी साधन से, पंचमी विभक्ति है, साधन से साध्य का, विज्ञानम यानी विशिष्ट ज्ञान अनुमान है। अब अनुमान में कौन कौन से घटक चाहिए, साधन, साध्य और साधन और साध्य के बीच में अविनाभाव संबंध। और ये अविनाभाव संबंध हमने कब देखा, किसमें देखा, तर्क में। तर्क क्या करता है, तर्क। अविनाभाव संबंध को बताता है, इसीलिए तर्क के बाद ही अनुमान हो सकता है ना, बराबर। अब अनुमान की व्याख्या देखिए, साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अनुमान ज्ञान का दूसरा नाम क्या है, लैंगिक ज्ञान। लिंग यानी साधन, चिन्ह, कारण, लिंग से लिंगी का ज्ञान, ये समानार्थी शब्द है। साधन के लिए हेतु भी शब्द आएगा, कारण भी शब्द आएगा, निबंधन भी शब्द आएगा और लिंग भी आएगा, है ना। तो साधन यानी लिंग, चिन्ह, और साध्य यानी लिंगी, जिसे हमें सिद्ध करना है। तो लिंग से लिंगी का जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं लैंगिक ज्ञान। तो लैंगिक ज्ञान यानी अनुमान ज्ञान, ये अनुमान ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, अब यह जो ज्ञान है ये तर्क के बाद ही उत्पन्न होता है, ध्यान रखना। अनुमान ज्ञान यह परोक्ष प्रमाण का चौथा भेद है। अनुमान क्या है, परोक्ष प्रमाण है। यहाँ पर अनुमान का अर्थ अंदाजा है क्या, नहीं। कोई कल्पना है क्या, नहीं। प्रत्येक प्रमाण, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो चाहे परोक्ष प्रमाण, दोनों भी प्रमाण कैसे होते हैं, निश्चयात्मक होते हैं। तो अनुमान प्रमाण भी निश्चयात्मक ही रहेगा। ठीक, जो निश्चयात्मक परोक्ष प्रमाण है, जो कि साधन को हेतु बनाकर जो अप्रत्यक्ष वस्तु है उसका ज्ञान कराता है, वह अनुमान प्रमाण है। जैसे हम पर्वत में अग्नि का उदाहरण देख रहे हैं, आपको सामने क्या दिख रहा है, धुआं दिख रहा है। आपने अविनाभाव संबंध क्या जान लिया, तर्क से आपने क्या ज्ञान किया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये ज्ञान हमें कौन से प्रमाण से हुआ, तर्क प्रमाण से। अब जब तर्क प्रमाण से हमने अविनाभाव संबंध को जाना कि धुआं और अग्नि का अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध अर्थात, अविनाभाव संबंध का अर्थ क्या है, अटूट मतलब संबंध। दोनों है घटित होता है, हाँ, अभाव नहीं है उसमें, दोनों है हाँ, साधन भी तब भी होगा जब साध्य होगा, साध्य। जिसके हाँ होने पर ही होता है ना। तो अविनाभाव संबंध है, ये हमने तर्क से जाना। अब उस तर्क का जब प्रयोग किया जाता है कहीं पर, तब वो अनुमान प्रमाण होता है। देखो ध्यान रखना, सैद्धांतिक ज्ञान यह तर्क प्रमाण है,
और जब तर्क प्रमाण का उपयोग हम कहीं पर लगाते हैं और उस समय जो हमें ज्ञान होता है वो अनुमान प्रमाण है। जैसे हमने जाना जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये जो ज्ञान हुआ ये है तर्क प्रमाण, ये तर्क प्रमाण है। ठीक, अब आपको ये ज्ञान है, आपको अविनाभाव संबंध का ज्ञान है। अब आप एक बार कहीं गए और आपको दूर से धुआं दिखाई दिया, तो दूर से धुआं देखकर आपने तर्क प्रमाण के आधार पर आपने क्या जाना कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। तो आपने, आपको धुआं दिख रहा है, आपको अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है, आपने धुएं के माध्यम से जो अप्रत्यक्ष अग्नि है जो कि आपको नहीं दिख रही है उसका ज्ञान किया, ये है अनुमान। क्लियर हुआ? तो अनुमान किसका ज्ञान कराता है? साधन आपको प्रत्यक्ष होता है, साधन आपके सामने होता है, पर जो अप्रत्यक्ष साध्य है, जो चीज आपके सामने नहीं है, उस चीज का ज्ञान वो साधन के माध्यम से कराता है। ये अनुमान प्रमाण है ना? तो अनुमान प्रमाण की सिंपल व्याख्या समझ लीजिए। जो साधन साधन के माध्यम से साध्य का जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसे कहते हैं अनुमान, है ना? ये क्लियर है। साधन है कारण, साधन है यहां पर धुआं, और धुएं से आपको अग्नि का ज्ञान हुआ, साध्य का जो ज्ञान हुआ धुएं को देखते हुए, वो है अनुमान, उसे अनुमान कहते हैं। अग्नि आपके सामने नहीं है, आपके सामने तो अग्नि का कारण है या अग्नि का कार्य है ना? आपके सामने धुआं है, आप धुएं के माध्यम से अग्नि को जान रहे हो, वो अग्नि को जानना है अनुमान। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, ध्यान रखना, अनुमान में किसकी आवश्यकता है? साधन और साध्य के अविनाभाव संबंध की, और साधन के माध्यम से आपको साध्य का ज्ञान होता है। ठीक, अब आगे ये देखिए, पहले देखो, अब धुएं पर, पर्वत पर आग है, आपने धुआं देखा, धुआं देखकर आपको अग्नि का ज्ञान हुआ, तो आपको क्या, आपका अनुमान प्रमाण क्या कहेगा? पर्वत पर आग है। ये जो आपको ज्ञान हुआ ये अनुमान है। इसमें साधन क्या है? धुआं। साधन किसे कहते हैं? जिसकी वजह से आपको ज्ञान हो रहा है ना? जिसकी वजह से आप जान रहे हो, जो कारण है उसे हेतु कहते हैं। तो धुएं के माध्यम से आपको किसका ज्ञान हुआ है? अग्नि का, कि पर्वत में अग्नि तर्क में भी है तो ना? यही हो रहा है मैम, तर्क में भी तो यही हो रहा है। तर्क में तब अविनाभाव संबंध है, इसलिए मैंने कहा तर्क सैद्धांतिक होता है। तर्क आपको दो चीजों का अविनाभाव संबंध बताता है, और तर्क का जब प्रयोग कहीं पर किया जाता है तब वो अनुमान होता है। जैसे पहले आपने ये जाना जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, ये क्या, इतना जानने तक का ज्ञान क्या है? तर्क। अब कहीं आप घूमने गए और आपको धुआं दिखा, तो उस जगह पर अग्नि है, ये जो आपको ज्ञान हुआ ये है अनुमान, है ना? तो तर्क क्या है? सैद्धांतिक है, और अनुमान क्या है? उस तर्क का प्रयोग। पर यह निश्चित है, बिना तर्क के प्रयोग के अनुमान नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। इसीलिए अनुमान होने के लिए तर्क का ज्ञान जरूरी है, तर्क के बाद ही अनुमान आता है। ठीक, जैसे गीली सड़क का हमने उदाहरण देखा था, सुबह में पूरी सड़क कैसी है? गीली है, ये कारण है, ये साधन है। इस गीली सड़क के माध्यम से आपने क्या जाना? रात में वर्षा हुई, इसका आपको अनुमान हुआ, ये अनुमान प्रमाण है। रात में वर्षा हुई, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नहीं, है ना?
पर ये प्रमाण है ना, ये ज्ञान आपको हुआ है ना, तो ये ज्ञान किस में जाएगा? परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत अनुमान प्रमाण में। ध्यान रखना, किसी भी प्रमाण में डाउटफुल अगर आपको कोई ज्ञान हुआ है, अनिश्चयात्मक ज्ञान हुआ है, तो वो प्रमाण नहीं है। आपको जो ज्ञान निश्चयात्मक होता है वो प्रमाण होता है। आपको कंफर्म ये पता चला कि रात में वर्षा हुई है, ये आपको पता किसकी वजह से चला? जो गीली सड़क है उस कारण से पता चला कि रात में वर्षा हुई है। तो ये रात में वर्षा हुई है, ये है अनुमान प्रमाण। किसी के पदों के चिन्ह को देखकर यहाँ पर व्यक्ति आकर गया, ये निश्चित है क्योंकि व्यक्ति के ही पैर के चिन्ह है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति आया था, ये जो आपको निश्चित ज्ञान हुआ, ये कौन से प्रमाण के अंतर्गत जाएगा? अनुमान प्रमाण के अंतर्गत। ठीक, जैसे आप बाहर खड़े हो, आपको भोजन की सुगंध आ रही है, इससे आपको पता चला अंदर भोजन पक रहा है, रसोई में खाना बन रहा है। आप घर में जस्ट आकर बैठे और आपको पता चला अंदर खाना बन रहा है। ये कौन सा है? ये कंफर्म है ना, बन रहा है क्योंकि सुगंध आ रही है। तो ये कौन सा प्रमाण है? अनुमान। तो साधन के माध्यम से, साधन क्या था? भोजन की सुगंध आना, भोजन बनाने की सुगंध आना। उस साधन के, उस कारण के माध्यम से जो साध्य, साध्य क्या है आपका? भोजन का पकना। इस साध्य का ज्ञान होता है, वो है अनुमान प्रमाण। आपको मैं पूछूंगी कभी भी कोई भी एग्जाम्पल कि बताइए ये कौन सा प्रमाण है? ये तर्क प्रमाण है, ये स्मृति प्रमाण है, ये प्रत्यभिज्ञान है, ये अनुमान है, ये प्रत्यक्ष है। कौन सा प्रत्यक्ष है? मुख्य है या सांव्यवहारिक है? आपको ये भेद करना आना चाहिए, है ना। ध्यान रखना, साधन और साध्य, साधन के माध्यम से जो साध्य का ज्ञान होता है वो होता है अनुमान प्रमाण। अब साधन और साध्य का विषय निकाला है, तो तुरंत आचार्य श्री अगली सूत्र देते हैं कि साधन किसे माने? आप किसी भी चीज को साधन मानोगे क्या? नहीं। साधन आपको कारण किसे बनाना है उसका भी एक लक्षण है ना। साधन का अर्थ क्या है? कारण। साधन का अर्थ क्या है? हेतु। ध्यान रखना, अब आप कारण से उस कार्य को जान रहे हो, आप साधन से साध्य को जान रहे हो, तो साधन कैसा होना चाहिए? तो साधन का लक्षण अगले सूत्र में बता रहे हैं। देखिए, साध्या विना भावित्वेन निश्चितो हेतु। हेतु का अर्थ क्या है? हेतु किसका पर्यायवाची है? साधन का, साधन। साधन। है ना। तो यहाँ पर हेतु की व्याख्या दी है, मतलब ये साधन की ही व्याख्या है, ध्यान रखना। ठीक, जो साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध होता है, निश्चित ही अविनाभाव संबंध होता है, वह है हेतु। ध्यान रखना, इसे अन्यथानुपपत्ति लक्षण भी कहते हैं। अगर साधन का लक्षण पूछे तो वो अन्यथानुपपत्ति है। शब्द आप किताब पढ़ोगे तो उसमें आपको अन्यथानुपपत्ति शब्द भी दिखाई देगा, अगर आप अन्य न्याय की ग्रंथ भी पढ़ोगे तो। अन्यथानुपपत्ति का अर्थ क्या होता है? किसी अन्य प्रकार से उसकी सिद्धि संभव नहीं है साधन की, वो साध्य के बिना हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, साधन यानी कारण ऐसा होना चाहिए जो साध्य के बिना हो ही नहीं सकता। साध्य के साथ उसका संबंध अनिवार्य, कंपलसरी होता है, वही कारण बन सकता है। कारण आप किसी को भी नहीं बना सकते। यहां पर इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया है ताकि आपको समझे। जैसे हमने धुएं को कारण बनाया, अब पर्वत पर धुआं भी है और पर्वत पर धूल भी है ना। पर्वत पर धुआं भी है और पर्वत पर धूल भी है। अब मैंने आपको कहा कि पर्वत पर अग्नि है क्योंकि पर्वत पर धूल है, तो क्या ये सिद्ध होगा? क्या क्या धूल का और अग्नि का कोई अविनाभाव संबंध है क्या? नहीं। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि नहीं है। धूल के रहते हुए ही अग्नि रहेगी या अग्नि के रहते हुए ही नहीं। धूल रहेगी? नहीं। तो ये जो है, अगर मैंने कहा कि पर्वत पर अग्नि है क्योंकि पर्वत पर धूल है, तो आप क्या कहोगे? धूल का और अग्नि का क्या संबंध? क्या ये ज्ञान प्रमाण होगा क्या? नहीं।
पर्वत पर अग्नि है क्योंकि पर्वत पर धुआं है। तब आपका जो कारण है, तब आपका जो हेतु है वो निश्चित हेतु कहलाएगा और तभी आपका प्रमाण अनुमान प्रमाण कहलाएगा। जब आपका कारण उस कार्य के साथ, यानी आपका जो साधन है उस साधन का जो आप सिद्ध कर रहे हैं उस साध्य के साथ अविनाभावी संबंध होता है, निश्चित संबंध होता है, तभी आप उसे कारण कह सकते हो, है ना। धुआं और धूल, इसमें से कारण साधन कौन बन सकता है पर्वत में अग्नि होने का? पर्वत में अग्नि है, ये आपको ज्ञान हुआ, है ना। ये ज्ञान कौन सा हुआ? अनुमान। ये अनुमान प्रमाण है, बराबर। अब अनुमान प्रमाण के लिए क्या जरूरी है? आप जिसका ज्ञान कर रहे हो वो किसी ना किसी कारण की वजह से आप कर रहे हो, क्योंकि आपको अग्नि तो दिख नहीं रही। समझिए, देखो मैं वापस बताती हूँ। अनुमान प्रमाण में आप उस वस्तु का ज्ञान करते हो जो आपके सामने नहीं है। फिर उस वस्तु का ज्ञान निश्चित रूप से आपको किसके आधार पर होता है? उसके कारण के आधार पर, है ना। अनुमान प्रमाण में हमें कौन से वस्तु का ज्ञान होता है? जो हमारे सामने नहीं है उसका ज्ञान हमें निश्चयात्मक होता है, बराबर। फिर वो निश्चयात्मक ज्ञान आपको किसके आधार पर होता है? उसके कारण के आधार पर। इसीलिए वो जो कारण है उसे कहते हैं साधन, और जिसका आपको ज्ञान हुआ है उसे कहते हैं साध्य। ये कॉन्सेप्ट या ये शब्द जो है इसे समझ लेना, है ना। तो साधन से आपको जो साध्य का ज्ञान हुआ है वो साध्य आपके सामने नहीं है, उसका जो ज्ञान हुआ है वो है अनुमान प्रमाण। ये क्लियर हुआ? अब साधन जो है, अब साधन किसे कहोगे, अब कारण किसे कहोगे? तो उस कारण को लेकर आचार्य श्री जी ने आगे की व्याख्या की है कि कारण कौन सा होना चाहिए? आप किसी को भी कारण नहीं बना सकते। कारण कौन सा होना चाहिए? जिसका साध्य के साथ अविनाभावी संबंध हो, जो साध्य के होने पर ही होता हो, उसे ही आप कारण बना सकते हो। जैसे पर्वत में अग्नि है, ये आपने अनुमान से जाना, आपको आग नहीं दिख रही, ये आपने अनुमान से जाना। तो ये आपने अनुमान से किस कारण से जाना? क्योंकि आपको धुआं दिख रहा है। धुएं और अग्नि का अविनाभावी संबंध है। धुआं तभी होता है जब अग्नि होती है, जब अग्नि नहीं होती तब धुआं भी नहीं होता। तो कारण आप धुएं को ही बना सकते हैं क्योंकि धुएं का अग्नि के साथ अविनाभावी संबंध है ना। अब पर्वत पर तो धूल भी है, तो धूल को आप अग्नि के ज्ञान का क्या कारण मानोगे क्या? आप ये कहोगे क्या कि पर्वत पर धूल है इसलिए मैं समझ गया, इसलिए मुझे अनुमान हुआ कि पर्वत में अग्नि है? क्या ये आपका वाक्य यथार्थ होगा क्या? इसे आप प्रमाण कहोगे क्या? नहीं, क्योंकि आपका कारण ही गलत है। जो कारण आप दे रहे हो वो कारण ही गलत है, क्योंकि धूल के होने से अग्नि का होना और नहीं होना इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर कारण कौन सा होना चाहिए उसे लेकर बता रहे हैं कि कारण वही होना चाहिए जिसका उस कार्य साध्य के साथ अविनाभावी संबंध हो। वो कारण तभी हो जब साध्य हो, उसके बिना वो नहीं हो, उसे ही आप कारण बना सकते हो। ये क्लियर हुआ? यस देखो, मैम। है ना, ये क्लियर हुआ सभी को, जी। हाँ है ना। हाँ। तो अनुमान प्रमाण की व्याख्या क्या है? साधन से साध्य का ज्ञान होना, ये अनुमान है। अब मुझे बताइए, अनुमान प्रमाण में जो आपको ज्ञान होता है, जिस वस्तु का ज्ञान होता है, क्या वो वस्तु आपके सामने होती है? नहीं। नहीं। होता नहीं फिर भी होता। उस, हाँ, इस वो वस्तु आपके सामने नहीं होने के कारण ही अनुमान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं, है ना। फिर भी उसका निश्चयात्मक ज्ञान आपको होता है ना। जैसे और एक एग्जांपल देखिए, जैसे पद चिन्ह है जो हमने पीछे देखा, है ना। अब देखिए, आपको किसी व्यक्ति के पैर के चिन्ह आपके घर के बाहर दिख रहे हैं,
तो आपको क्या ज्ञान हुआ? व्यक्ति कोई आया आया हुआ है, कोई चल के कोई आया हुआ कोई व्यक्ति ही आकर गया है, बराबर, ये गया ज्ञान है। आपको हुआ। अब ये ज्ञान में आपका कहीं डाउट है क्या? नहीं। है ना? पर वो व्यक्ति आपके सामने है क्या? आपके सामने वो आकर गया था क्या? नहीं। नहीं। फिर नहीं भी नहीं आपको नहीं, निश्चयात्मक ज्ञान हुआ है कि यहाँ कोई व्यक्ति निश्चय। आकर ही गया है। इस चिन्ह तो है। ज्ञान को कहते हैं अनुमान प्रमाण, है ना? अब आपका जो अनुमान प्रमाण है वो सही ही है। वो कैसे जाने? जो आपने कारण दिया है उसके आधार पर। आपने किस कारण के माध्यम से, किस साधन के माध्यम से ये जाना कि यहाँ पर व्यक्ति आकर गया? पद चिन्हों से। हाँ, पद चिन्हों से। तो पद चिन्ह जो है वो साधन है जिसके माध्यम से आपको व्यक्ति आकर गया उसका ज्ञान। तो ये पद चिन्ह जो है, जो कि मनुष्य के है, उसके आधार से आपको निश्चयात्मक ज्ञान हुआ ना। तो ये साधन, साधन यानी ये कारण जो है, इस कारण का उस साध्य के साथ कैसा संबंध है? अविनाभावी संबंध है। कारण अगर सही है, कारण का अगर साध्य के साथ अविनाभावी संबंध है, तब ही क्या हो सकता है? अनुमान प्रमाण हो सकता है। ठीक। अब मैडम आपको यहाँ ये पे पता, मैडम यहाँ पे हाँ अगर ये हो कि आदमी के पैर हैं या जानवर के पैर हैं, तो एक और ज्ञान हमको हो रहा है, मतलब उसमें भेद हो रहा है, उसको वो भी कोई ज्ञान की श्रेणी होती है। हाँ, देखो, आदमी के पैर है, आदमी के पैरों का स्ट्रक्चर जंगल के जो एनिमल्स है उनके पैरों के स्ट्रक्चर से अलग होता हाँ। है ना? अलग तो हाँ, तो वो आपने वो स्ट्रक्चर देखने के बाद ही आपको ये कंफर्म ज्ञान हुआ कि कोई प्राणी नहीं आकर गया, कोई पशु नहीं आकर गया, मनुष्य ही आकर गए, है ना? अब प्राणी प्राणी में भेद हो सकता है, जैसे बिल्ली आकर गई है, या सियाल, या इसको क्या कहते हैं, फॉक्स को? लोमड़ी। लोमड़ी। तो लोमड़ी। बिल्ली आकर गई है या लोमड़ी आकर गई है, इसमें हम्म, आपको संशय हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि, निश्चित ये कह सकते हैं कि जरूर कोई पशु ही आकर गया है, मनुष्य तो आकर नहीं गया। ये अनुमान आपका निश्चित है, तो इसे आप अनुमान में ले सकते हैं, है ना? पर कौन आकर गया, फिर उसका आपको आगे आप जैसा जैसा अध्ययन करोगे कि उसका ये है, बिल्ली के पैर ऐसे होते हैं, लोमड़ी के पैर ऐसे होते हैं, फिर वो आप जब कंफर्म करोगे तब वो अनुमान प्रमाण होगा। पर ये आपको निश्चित है कि ये किसी पशु के ही पैर है, ये मनुष्य के नहीं है, अगर बिल्ली आकर गई है जैसे या व्यक्ति के लोमड़ी। मनुष्य के पैर में भी, मनुष्य के पैर में भी एक बार जिज्ञासा हो सकती है कि यार चक्रवर्ती के पैर है क्या, ऐसे बाद में हम। हाँ, हाँ, कर सकते हैं, हमें होता है लेकिन ये प्राणी, तो हाँ कंफर्म है हाँ, ना। व्यक्ति का तो पैर है। हाँ, ये हाँ, ये कंफर्म है कि कंफर्म है ना। व्यक्ति का पैर है। अब उसके बाद, हाँ, उसके बाद वाली कि हाँ, भाई फिर वो आपका आगे एक का और आगे किसके का हो ज्ञान सकते हैं, वो रहेगा। डिटेल हो गए। हाँ हाँ, हाँ। बराबर। तो हम्म, ये जो है मनुष्य के पैर का निश्चयात्मक जो परोक्ष ज्ञान आपको हुआ है, वो है अनुमान प्रमाण। तो साधन कैसा होना चाहिए? साधन साध्य के साथ उस निश्चिंत साधन होना का, चाहिए। यानी उस कारण का अविनाभावी संबंध होना चाहिए। अविनाभावी संबंध किसे कहते हैं? जो साध्य और साध्य के साधन का अभाव साथ में में, रहना हाँ हाँ, जो साध्य के साथ ही रहता हो और साध्य होता के है। अभाव में जो नहीं रहता हो, वो कारण, वो कारण अविनाभावी होता है। अब यहाँ पर बताते हैं कि साधन जो है, कारण जो है, उसका साध्य के साथ अविनाभावी संबंध होता है। यानी साध्य के होने पर ही साधन होता है, साध्य के अभाव में साधन भी नहीं होता। उसे ही आप कारण बना सकते, उसे ही आप साधन बना सकते। तो आगे के सूत्र में अविनाभावी संबंध जो है कारण का, वो कैसा कैसा हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, नींबू है, नींबू है, नींबू में पीलापन है यानी रूप है, और नींबू में खट्टापन यानी रस है। तो नींबू में रूप और रस, इन दोनों का साथ में रहना, क्या ये पॉसिबल है? क्या इसे आप अविनाभावी संबंध कह सकते हो?
नहीं, अवनावी में तो दोनों वस्तुएं अलग अलग होनी चाहिए ना। हाँ नहीं, साधन और अविनाभावी साधन में वो होता है कि वो निश्चित होता है। अविनाभावी संबंध किसे कहते हैं कि कार्य के होने पर कारण निश्चित होता है और कार्य के नहीं होने पर कारण भी नहीं होता, है ना। अब नींबू है, नींबू में रूप और रस दोनों का पाया जाना, क्या दो नींबू के साथ उस रूप और रस का संबंध, ये अवनावी अविनाभावी है। हुआ, एक तरह से तो हुआ। हाँ है, ठीक। अब दूसरा मुझे बताओ, ठीक है, मैं आपको आत्मा का पूछती हूँ। आत्मा है, आत्मा में ज्ञान और दर्शन गुण साथ में है, तो क्या वो साथ में है क्या, उनका अविनाभावी संबंध है। है, ठीक। अब मंगलवार है, मंगलवार के बाद नियमा बुधवार आता है, तो क्या मंगलवार और बुधवार में अविनाभावी संबंध है? नहीं। अविनाभावी संबंध किसे कहते हैं? हुआ उस तरह से तो हुआ। कारण के हाँ, होने पर कार्य का होना। अगर आप मंगलवार को कारण मानते हो तो मंगलवार के बाद निश्चित ही बुधवार आने वाला है। करेक्ट करेक्ट। क्या इन दोनों के बीच में अविनाभावी संबंध है। है है ना। अब आपने कान के कुंडल बनाए या कुछ भी बनाया, सोने के कुंडल बनाए, तो सोने के कुंडल में और सोने में अविनाभावी संबंध है। क्या वो बिना सोने के कुंडल बन सकते हैं? क्या मिट्टी का घड़ा बिना मिट्टी के बन सकता है? बताइए बताइए, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैम क्या? हाँ हाँ मैम, हाँ मैम, क्या पूछ, हाँ क्या बता रहे थे आप? देखो सॉरी। मुझे बताइए, आपने सोने के कान के बनाए, कुंडल बनाए, तो सोने के कान के कुंडल ये बिना सोने के बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं, नहीं बन है ना। सकते हैं। तो सोने के कान के हाँ कुंडल जो है और सोना जो है, हाँ क्या इसमें अविनाभावी संबंध हाँ। है? मेरी आवाज ब्रेक हो तो रही है क्या? नहीं नहीं, आ रही है आवाज। हम लोग सोच में पड़ जाते हैं मैम। हम लोग सोना देखो सोच में। है अविनाभावी तो, संबंध, हाँ हाँ गोल्ड इसीलिए है। मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे का सूत्र उसी को लेकर है। देखो, अविनाभावी संबंध किसे कहते हैं? जिसका साध्य साध्य और साधन में जो साध्य कंपलसरी साधन संबंध हाँ है ना। अविनाभाव संबंध किसे हाँ कहते हैं? साध्य और हाँ साधन में जो कंपलसरी संबंध है ना। हम्म, साध्य के बिना साधन नहीं हो सकता, और साध्य है तो साधन होगा ही, है ना। इसे अविनाभाव संबंध कहते हैं, बराबर। अब हमने अभी पीछे क्या बताया कि अनुमान प्रमाण तभी बन सकता है जब आप साधन का, उस जिस साधन के माध्यम से, जिस कारण के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, वो कारण का उस ज्ञान के साथ, उस साध्य के साथ अविनाभावी संबंध हो, उसे ही आप अनुमान प्रमाण कह सकते हो, है ना। जैसे धुएं का अग्नि के साथ कैसा संबंध है? अविनाभावी संबंध है। अग्नि है तो ही धुआं रहेगा, अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं रहेगा, है ना। इसे अविनाभावी संबंध कहते हैं। तो आपका कारण कैसा होना चाहिए अनुमान में, साधन कैसा होना चाहिए? अविनाभावी संबंध का होना चाहिए। अब अगले सूत्र में वो बताते हैं कि अविनाभावी संबंध जो है वो एक प्रकार का नहीं है, वो दो प्रकार का है, और उसके भी अलग अलग प्रकार है। तो ये अविनाभावी संबंध यानी साध्य और साधन का जो संबंध है वो कैसा है? अविनाभावी। ये अविनाभावी संबंध दो प्रकार का होता है। ये आपको क्लियर होगा धीरे धीरे, क्योंकि ये शब्द नए हैं तो आपको पहले कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल लेंगे उस समय में वापस इन शब्दों को रिपीट करूंगी तो आपको कंफर्म हो जाएगा ये शब्द उसके लिए है। देखो, उसी को लेकर आगे का सूत्र है। क्या सूत्र है? सहक्रम भव नियमो अविनाभाव। भव और नियम ये दो शब्द है ना, सह और क्रम दोनों के साथ जोड़ना। कैसा होगा? सहक्रम भव नियमो विनाभाव, सह भव नियम और क्रम भव नियम। इस प्रकार से अविनाभाव संबंध दो प्रकार का होता है। पहले ये क्लियर कर लो, अविनाभाव संबंध किसे कहते हैं? साध्य के होने पर ही साधन का होना।
साध्य के नहीं होने पर साधन का नहीं होना, इसे कहते हैं अविनाभाव संबंध। और ये अविनाभाव संबंध दो प्रकार का है। पहला है सहभव नियम, दूसरा है क्रमभव नियम। अब सहभव और क्रमभव शब्द से ही आपको पता चलेगा। सहभव यानी क्या? एक साथ रहने वाला, साथ में, है एक ना? साथ। जैसे और जैसे हाँ, जैसे और सोना और कुंडल, जैसे सोना और कुंडल साथ रहेंगे ना, वो तो से हम्म, हाँ, वो तो है ही, वो तो द्रव्यत्व की अपेक्षा से देख रहे हो। ठीक है, मैं आपको आगे क्लियर करती हूँ। सहभव यानी क्या? साथ में रहने वाला, जिसमें साध्य और साधन दोनों साथ में रहते हैं। जैसे आत्मा साध्य है और ज्ञान गुण उसका साधन है, तो ज्ञान और आत्मा साथ में रहते हैं या नहीं? साथ में रहते है ना? पर इनका संबंध कैसा है? अविनाभाव संबंध है या नहीं? हैं। जहां जहां आत्मा रहेगा वही ज्ञान गुण रहेगा, जहां आत्मा नहीं रहेगा वहां ज्ञान गुण भी नहीं रहेगा, है ना? तो ये अविनाभावी संबंध जो है ये कौन सा है? सहभव, साथ में रहने वाला, जहां पर साध्य और साधन साथ में रहता हो, वह क्या है? सहभाव अविनाभाव, है ना? अब क्रमभाव यानी क्या? जहां साध्य और साधन एक दूसरे के बाद रहते, पर वो एक दूसरे के बाद कंपलसरी आते हैं। जो क्रम पूर्वक होने वाला साध्य और साधन का संबंध है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मंगलवार और बुधवार। मंगलवार और बुधवार में अविनाभावी संबंध है या नहीं है? पर कैसा है? एक के बाद एक का, ये क्रम पूर्वक है ना? तो दोनों में भी अविनाभावी संबंध है, क्योंकि दोनों जगह पर भी एक दूसरे के साथ कंपलसरी रहा जाता है। अब देखिए, इतना क्लियर हुआ? अविनाभाव संबंध जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सहभव नियम और एक होता है क्रमभव नियम। सहभव नियम यानी जिसमें साध्य और साधन दोनों भी एक साथ रहते हो, उसे कहते हैं सहभव नियम। और जिस क्रमभव नियम यानी जिसमें साध्य और साधन क्रम पूर्वक रहते हैं, पहले साधन होगा फिर साध्य होगा, है ना? ये क्रम पूर्वक जो संबंध है पर निश्चित है, हमेशा रहने वाला है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं आएगा। ऐसा जो संबंध है वो अविनाभावी कौन सा है? क्रमभव नियम अविनाभावी संबंध है। अविनाभाव संबंध के दो प्रकार क्लियर हुए, सहभव और क्रमभव। ठीक, अब देखो, अब आगे का जो सूत्र है, आगे आचार्य श्री जी बताते हैं कि जो सहभव अविनाभाव है उसका विषय क्या है। अब ये सहभव अविनाभाव जो है वो भी दो प्रकार का है। ध्यान रखना, सहभाव अविनाभाव भी दो प्रकार का है। मतलब आपको देखना है कि बाहर कौन कौन से पदार्थ में अविनाभाव संबंध पाया जाता है। आप सोचिए इनका अध्ययन कितना गहरा होगा। देखिए, उसका सूत्र है सहचारिणोर व्याप्य व्यापक योश्च सहभाव। सहचारिणो यानी जो सहचारी हो, साथ में चलने वाले हो, वो भी, और व्याप्य व्यापक योश्च जिसमें व्याप्य और व्यापक संबंध है, वे सहभाव अविनाभावी होते हैं। अब सहभाव साथ साथ में रहने वाले, जहां साध्य और साधन, कार्य और कार्य, एक साध्य और साधन ही लीजिए, जिसे सिद्ध करना है वो साध्य और जिसके माध्यम से हम सिद्ध करते हैं वो साधन। इन दोनों का, साध्य और साधन जहां साथ साथ रहते हैं, वो होता है सहभावी अविनाभाव। अब वो साथ साथ दो प्रकार से रह सकते हैं, एक तो सहचारी की तरीके से और एक व्याप्य व्यापक भाव से। अब देखिए, जो द्रव्य और गुण है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है, ये सहचारी है या व्याप्य व्यापक है? सहचारी हैं। पहले मैं सहचारी और व्याप्य व्यापक का अर्थ समझा। सहचारी यानी जो साथ साथ में चलते हैं, है ना, हमेशा साथ में रहेंगे, वो सहचारी है। व्याप्य और व्यापक का अर्थ समझिए।
व्यापक कहते हैं छोटे क्षेत्र को, व्यापक कहते हैं बड़े क्षेत्र को। ठीक, व्याप्य जो है ये व्यापक में समाहित होकर रहता है। ये व्याप्य जो है ये व्यापक का एक भाग हो सकता है ना। जैसे मैं मनुष्य हूं और मैं जीव हूं। जीवत्व गुण जो है ये व्यापक है, क्योंकि अकेला मनुष्य जीव नहीं होता। और मनुष्यत्व जो है जीवत्व में, वो मनुष्यत्व क्या है, व्याप्य है। ऐसा कभी होगा क्या कि मनुष्य कभी जीव नहीं होगा, है ना। तो मनुष्यत्व और जीवत्व इनमें भी क्या है, अविनाभावी संबंध है। पर वो अविनाभावी संबंध कैसा है, व्याप्य व्यापक वाला। समझ में आ रहा है। मनुष्य में जीवत्व गुण साथ में चलता है, ये सहभावी है। ऐसा नहीं है कि पहले मनुष्यत्व गुण रहेगा फिर जीवत्व गुण रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मनुष्यत्व में जीवत्व गुण साथ साथ चलता है, इसलिए वो सहभावी है। पर वो कैसा सहभावी है, व्याप्य व्यापक वाला सहभागी है। मनुष्यत्व ये व्याप्य है, ये छोटा क्षेत्र है। जीवत्व ये गुण केवल मनुष्य में नहीं पाया जाता, जीवत्व ये गुण देवों में भी पाया जाता है, नारकियों में भी पाया जाता है, पशुओं में भी पाया जाता है। इसीलिए जीवत्व जो है ये बड़ा क्षेत्र है, इसे कहते हैं व्यापक। जो मनुष्यत्व है ये कैसा है, व्याप्य है ना। तो मनुष्यत्व और जीवत्व इनमें कैसा संबंध है, अविनाभावी संबंध है, लेकिन कैसा है, व्याप्य व्यापक का। और एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे वृक्ष है, वृक्ष पर आम लगे हैं, ठीक। तो आम और वृक्ष, आम बिना वृक्ष के कभी हो सकते हैं क्या, ऐसा कभी हुआ है क्या आम डायरेक्ट फैक्ट्री में बने हो। आम नहीं। का उस वृक्ष के साथ कैसा संबंध है, अविनाभावी संबंध है, बिना भाभी। है ना। आम बिना वृक्ष के नहीं हो सकता, बराबर। तो आम का वृक्ष के साथ संबंध कैसा है, अविनाभावी, बराबर। इतना क्लियर हुआ। अब आम जो है ये वृक्ष का एक पार्ट है। वृक्ष केवल आम से नहीं बनता, वृक्ष में टहनी भी है, वृक्ष में जड़ भी है, वृक्ष में पत्ते भी है, वृक्ष में फूल भी है, और वृक्ष में आम भी है। तो आम का और वृक्ष का ये अविनाभावी संबंध होने के बाद भी उनका कौन सा संबंध आएगा, कौन सा अविनाभावी का कौन सा प्रकार आएगा, व्याप्य व्यापक, व्याप्य व्यापक, है ना। आम जो है वो इसका एक भाग है, आम जो है वो छोटा क्षेत्र है, वृक्षत्व जो है ये बड़ा क्षेत्र है। तो आम उस वृक्ष का एक भाग है, इसीलिए आम व्याप्य है और वृक्ष कैसा है, व्यापक है। पर इनमें भी अविनाभावी संबंध है। दोनों में अंतर क्लियर हुआ। जैसे पुद्गल है, पुद्गल की व्याख्या आप क्या करते हो, जो वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त हो, है ना, वो पुद्गल है। अब कोई भी पुद्गल ले लो, कोई भी ले लो। जैसे आम लिया, आम भी पुद्गल है, बराबर। आम में कलर है, हाँ। आम का येलो कलर है, आम में मीठापन है, आम में रस भी है, आम में गंध है, आम में गंध भी है। तो आम की ऐसा होता है क्या कि आम के एक भाग में गंध है, एक बाकी के भाग में गंध नहीं है। आम के एक भाग में रस है, बाकी के भाग में रस नहीं है। आम के एक भाग में ही रूप है, बाकी के भाग को कोई रूप नहीं है। ऐसा होगा क्या। तो आम में गंध रस रूप आप तीनों देखते हो, तो ये आम रस रूप गंध का आम के साथ अविनाभावी संबंध है या नहीं है। क्या बिना रूप रस गंध का आम हो सकता है। पुद्गल बिना वर्ण गंध रस स्पर्श के नहीं हो सकता, भले ही आपको नजर में आए या ना आए, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि जो जो भी चीजें आपको दिखती है, जो जो भी पुद्गल है, वो वर्ण गंध रस स्पर्श के साथ है। ये क्लियर है। तो इन दोनों का कैसा संबंध है, अविनाभावी संबंध है ना। अब इसके अंदर, आम के अंदर जो रूप है
जो रस है, जो गंध है, उनका उस आम के साथ कैसा सहचर संबंध है या व्याप्य व्यापक संबंध है? सह वाला है, सहचारी। हाँ, ये सब Correct. साथ में रहते हैं। Sure. पुद्गल के साथ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श का संबंध सहचर होता है। ऐसा नहीं होता कि पुद्गल के एक भाग में रस है तो एक भाग में रस नहीं है, पुद्गल के एक भाग में रूप है तो एक भाग में नहीं है। ये वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये पूर्ण पुद्गल के साथ चलते हैं। तो इनमें जो अविनाभावी संबंध है वो कौन सा अविनाभावी है? सहचर। लेकिन और मैडम आम वृक्ष, और वृक्ष में जो अविनाभावी संबंध है, देखो आम का ही उदाहरण है। आम में जो रूप, रस, गंध का अविनाभावी संबंध है वो सहचर है। और आम का उस वृक्ष के साथ जो अविनाभावी संबंध है वो कैसा है? व्यापक व्यापक है। व्यापक। दोनों भी अविनाभावी संबंध है ना? आम का भी वृक्ष के साथ अविनाभावी संबंध है। आम भी बिना वृक्ष के नहीं हो सकता। तो आम का पेड़ के साथ अविनाभावी संबंध है। और आम बिना रूप रस के भी नहीं हो सकता। तो आम का रूप और रस के साथ भी अविनाभावी संबंध है। पर दोनों अविनाभावी संबंध में क्या अंतर है? तो रूप और रस के साथ जो आत्मा का आम का अविनाभावी संबंध है वो कैसा है? सहचर, है ना? और उस पेड़ के साथ जो अविनाभावी संबंध है आम का, वो है व्याप्य व्यापक। ठीक, ये क्लियर हुआ? ये तो एक दृष्टि से वृक्ष और Yes, ma'am. फल, वृक्ष और आम भी तो साथ रह रहे हैं, तो हम उनको भी हाँ, सहचर तो कह साथ सकते हैं। सहभावी के ही तो प्रकार है ये। अच्छा, देखो साथ में रहने वाली तो सहभावी सहभागी। है ना? करेक्ट पर करेक्ट। सहभावी में भी आप दो अंतर समझ लीजिए। जो पूरे पार्ट में साथ रहता है, जिसका साध्य और साधन का पूरे सभी पार्ट में साथ में रहना है, वो सहचर। और जो एक पार्ट में रहता है वो व्याप्य व्यापक, है ना? ये दोनों भी सहभावी है, ध्यान रखना। साथ साथ में चलते हैं। जब वृक्ष रहेगा तभी आम रह सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले वृक्ष हुआ तो वृक्ष के बाद आम हुआ, ऐसा नहीं होगा, है ना? ये दोनों भी सहभावी है। अंतर को समझिए। सहभावी के ही प्रकार देख रहे हैं। जहां पर साध्य और साधन दोनों साथ में चलता है वो सहभावी होता है। तो आम और वृक्ष भी साथ में चल रहा है। और आम में रूप जो है, आम में जो रस है वो भी आम के साथ चल रहा है। तो ये सहभावी ही है। अब इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर और सूक्ष्म भेद होता है कि आम का रूप और रस के साथ जो संबंध है वो सहचर है। कैसे सहचर है? क्योंकि आम का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जहां पर रूप और रस नहीं है। तो रूप और रस संपूर्ण आम में है, इस कारण वे सहचर है। पर आम संपूर्ण वृक्ष में नहीं है। आम का और वृक्ष का जो सहभावी है उसमें अंतर है। आम वृक्ष का साथ चलता हुआ भी एक ही पार्ट में है, उसके साथ रहता हुआ भी आम क्या है? वृक्ष का एक ही पार्ट है। इसीलिए आम का और वृक्ष का जो सहभावी संबंध है वो कौन सा है? व्याप्य और व्यापक। पर दोनों भी सहभावी है। तो सहभावी का अर्थ क्या है? जहां पर साधन और साध्य दोनों साथ में रहते हो, संपूर्ण रूप से साथ में रहते हैं तो सहचर, एक क्षेत्र में रहते हैं तो व्याप्य व्यापक। ठीक, पर साथ में है। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी दूसरा है, 14वां सूत्र है जिसमें दो बताए हैं। अब यहां पर भी अविनाभावी संबंध है। अब जो साथ में अविनाभावी संबंध चलता है वो हो गया। अब कुछ अविनाभावी संबंध ऐसे होते हैं जो एक के बाद एक होते हैं, उसे कहते हैं क्रमभावी। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? पूर्व में और पश्चात में होते हैं, उसे कहते हैं क्रमभावी अविनाभाव। उसे लेकर आगे का सूत्र है। देखो, तो क्रमभावी अविनाभाव भी दो प्रकार का है। पूर्वोत्तर चारिणोः कार्य कारणयोश्च क्रमभावः। अब अविनाभावी संबंध जो है, अविनाभावी संबंध याद रखना,
साधन, साध्य के होने पर ही साधन का होना। धुएं का और अग्नि का उदाहरण अच्छे से दिमाग में रख लेना। अग्नि के होने पर ही धुआं होता है, अग्नि के नहीं होने पर धुआं भी नहीं होता। ये जो इन दोनों का संबंध है, इसे कहते हैं अविनाभाव संबंध। अब ये अविनाभाव संबंध जो है, ये दो प्रकार का है। कभी कभी कारण और साध्य, धुआं और अग्नि, है ना, ऐसे कुछ पदार्थ है जो कभी कभी साथ में चलते हैं, उन्हें कहते हैं सहभावी अविनाभाव। जैसे मैं आत्मा हूं, मेरा ज्ञान और दर्शन गुण के साथ अविनाभावी संबंध है, क्योंकि मैं बिना ज्ञान और दर्शन के नहीं रह सकती, ज्ञान और दर्शन बिना आत्मा के नहीं रह सकते। तो मेरा मेरे ज्ञान गुण के साथ और दर्शन गुण के साथ कैसा संबंध है? अविनाभावी। पर कौन सा है? ऐसा होगा क्या कि पहले आत्मा होगी, फिर ज्ञान गुण होगा, फिर दर्शन गुण होगा? नहीं, मेरा अविनाभाव संबंध कैसा है मेरे ज्ञान और दर्शन गुण के साथ? सहभावी। मैं आत्मा हूं, मैं असंख्यात प्रदेशी हूं। मेरे असंख्यात प्रदेश में कोई ऐसा प्रदेश है क्या कि जहां पर ज्ञान गुण और दर्शन गुण नहीं हो? ऐसा होगा क्या कि चलो आत्मा के ये प्रदेश है, इनमें ज्ञान गुण है, आत्मा के कुछ कुछ प्रदेश है उसमें ज्ञान गुण नहीं है? नहीं। तो मेरा जो मैं आत्मा हूं, मैं असंख्यात प्रदेश की आत्मा हूं, मेरे प्रत्येक प्रदेश में अनंत अनंत गुण है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर ज्ञान और दर्शन गुण नहीं है। तो ज्ञान और दर्शन गुण का इस आत्मा के साथ अविनाभावी संबंध है, पर वो भी कैसा है? सहभावी। और सहभावी में भी कैसा है? सहचर। ठीक। अब ये मेरा शरीर है और मेरे शरीर में एक पार्ट है उंगलियां। तो इस उंगलियां का इस शरीर के साथ अविनाभावी संबंध है क्या? है। पर ये उंगलियां और शरीर का जो अविनाभावी संबंध है, ये कौन सा है? सहभावी है या क्रमभावी है? सहभावी है। सहभावी है। सहभावी। पहले सहभावी, पहले लाइन वाइज चलिए। ये क्लियर हुआ कि उंगलियों का और इस शरीर का अविनाभाव संबंध है। ये क्लियर हुआ। अब अविनाभाव के दो प्रकार हैं, एक है सहभावी, एक है क्रमभावी। अब इस उंगलियों का इस शरीर के साथ सहभावी अविनाभाव है या क्रमभावी अविनाभाव है? सहभावी। सहभावी। ठीक, ये क्लियर है। उंगलियां इस शरीर के साथ ही रहेगी, ये शरीर जहां जहां जाएगा उंगलियां साथ ही चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले उंगलियां होगी और फिर शरीर होगा, है ना। ये क्लियर है कि ये सहभावी है। अब सहभावी के दो प्रकार है, एक है सहचर और एक है व्याप्य व्यापक। अब इन उंगलियों का इस शरीर के साथ सहचर संबंध है या व्याप्य व्यापक संबंध है? व्याप्य व्यापक। हाँ, व्याप्य व्यापक है। सहचर, क्योंकि अगर सहचर संबंध होता तो संपूर्ण शरीर में उंगलियां होती, है ना। ये क्या है? इस शरीर का एक पार्ट है, इसका क्षेत्र छोटा है, शरीर का क्षेत्र बड़ा है। शरीर में केवल उंगलियां नहीं है, शरीर में बाकी के भी अवयव है ना। तो इस उंगलियों का इस शरीर के साथ कौन सा सहभावी अविनाभाव संबंध है? व्याप्य व्यापक। ये क्लियर हुआ। अभी आएगा आगे का सूत्र जो है वो है क्रमभावी। अब क्रमभावी भी दो प्रकार का है। अब कुछ पदार्थों में ऐसे अविनाभाव संबंध होते हैं जो एक के बाद एक होते हैं, पर वो अविनाभाव होते हैं, मतलब कंपलसरी उनका संबंध होता है। ठीक, उसका सूत्र है, देखिए, पूर्वोत्तर चारिणोः कार्य कारणयोश्च क्रमभावः। ये क्रमभाव अविनाभावी दो प्रकार का होता है। कौन सा? पहला है पूर्वचर उत्तरचर। वहां पर सहचर शब्द था ना, अब यहां पर पूर्वचर उत्तरचर आएगा। वहां पर व्याप्य व्यापक था ना, अब यहां पर दूसरा आएगा कार्य कारण। दो भेद, सहभावी के दो भेद कौन से देखे थे? सहचर और व्याप्य व्यापक। अब क्रमभावी के दो भेद कौन से रहेंगे? पूर्वचर उत्तरचर और कार्य कारण। इनमें जो सहभावी संबंध होता है
वो होता है, इनमें जो अविनाभावी संबंध होता है वो होता है क्रमभाव अविनाभाव। समझिए, पूर्वोत्तर चारिणों, पूर्वोत्तर में दो शब्द हैं, पूर्व और उत्तर, और चारिणों दोनों को लगाना है। तो क्या बनेगा, पूर्वचर और उत्तरचर में और कार्य कारण योग या च यानी और, तो कार्य कारण योश्च, और कार्य कारण में जो अविनाभावी संबंध होता है उसे क्रमभावी अविनाभाव कहते हैं। क्रमभाव वो क्या है, क्रमभावी। अब देखो, पूर्वचर और उत्तरचर में भी अविनाभावी संबंध होता है। जैसे शुक्रवार ये पूर्वचर है, तो उसका उत्तरचर क्या रहेगा, शनिवार, शनिवार। है ना। तो क्या शुक्रवार के होने पर शनिवार का होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। अनिवार्य है। तो इनका संबंध अविनाभावी है, अविनाभावी है, बराबर। हाँ, फिर ये अविनाभावी। अविनाभावी संबंध कैसा है, क्या शुक्रवार और शनिवार साथ साथ में चलते हैं, क्रमबद्ध है, क्रम हाँ, क्रम है हाँ, ना। क्रम ये में है। साथ साथ में नहीं चलते, शुक्रवार पहले ही हाँ, होगा, क्रमभाव। शनिवार बाद में ही होगा। तो जो पहले होता है और बाद में होता है, इसके होने के बाद यही होता है, ये जो क्रमभावी अविनाभाव है इसे कहते हैं पूर्वचर उत्तरचर, है ना। जैसे महीने के बारे में भी आप देख सकते हो, महीना क्या है, अभी अगस्त, अगस्त के बाद जुलाई आएगा या सितंबर आएगा, है ना। मतलब अगस्त के बाद ये कंफर्म है कि सितंबर ही आएगा, सितंबर आएगा। हाँ, है ना। ये कंफर्म है, मतलब अगस्त और सितंबर में अविनाभावी संबंध है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगस्त के बाद जुलाई आएगा, ऐसा कोई अपवाद नहीं होगा। यहाँ पर आपने जो नियम बनाया है वैसा ही रहेगा। तो अगस्त के बाद सितंबर कंफर्म आने वाला है, आप रहो या ना रहो, ये दुनिया तो चलने वाली है ना। तो ये अगस्त और सितंबर में अविनाभावी संबंध है। तो ये कौन सा अविनाभावी है, क्रमभावी। और क्रमभावी में भी कौन सा क्रमभाव। प्रकार आएगा, पूर्वचर और उत्तरचर। पूर्वचर उत्तरचर। हाँ, तो ये क्रमभावी का एक हुआ। अब दूसरा कारण, दूसरा प्रकार कौन सा है, कार्य कारण। जैसे क्या मिट्टी में और मिट्टी के घड़े में अविनाभावी संबंध है, है मैडम, क्या मिट्टी और मिट्टी, मिट्टी क्या के मिट्टी का हाँ, घड़ा बिना मिट्टी के बन सकता है, नहीं बन सकता नहीं। है। मिट्टी का घड़ा मिट्टी के होने के बाद ही बन सकता है ना। तो मिट्टी का घड़ा और मिट्टी में, हाँ, कोई बोल रहा है, हाँ, देखो, तो मिट्टी का घड़ा है और मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा बिना मिट्टी के नहीं बन सकता, है ना। तो मिट्टी का घड़ा बिना मिट्टी के नहीं रह सकता। इस कारण मिट्टी में और मिट्टी के घड़े में कौन सा संबंध है, अविनाभाव संबंध है ना। पर क्या मिट्टी का घड़ा और मिट्टी ये दोनों साथ में चल रहे हैं क्या, क्या सभी सभी मिट्टी को आप मिट्टी का घड़ा कहोगे क्या, नहीं। मिट्टी जो है ये कारण है, और मिट्टी के कारण क्या बना है आपका, मिट्टी का घड़ा बना है। तो घड़ा क्या है, कार्य है ना। मिट्टी के घड़े से ही मिट्टी का घड़ा बनता है। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी से ही मिट्टी का घड़ा बनता है। तो मिट्टी क्या है, कारण है, और मिट्टी का घड़ा क्या है, कार्य है। तंतु क्या है, तंतु यानी धागा, डोरा, धागा क्या है, कारण है। उस धागे से ही आप वस्त्र बना सकते हो, उस तंतु से ही आप वस्त्र बना सकते हो। वस्त्र क्या है, कार्य है। सोना क्या है, सोना कारण है, उस सोने से ही आप आभूषण बना सकते हो। आभूषण क्या है, कार्य है ना। बिना सोने के सोने के आभूषण बनेंगे क्या, नहीं। तो ये कार्य कारण संबंध जहां पर पाया जाता है वो भी अविनाभावी होता है। बिना धागे के या बिना तंतु, हाँ, बिना तंतु के आप वस्त्र नहीं बना सकते। तो उस तंतु में और वस्त्र में क्या है, अविनाभावी संबंध है। पर कौन सा अविनाभावी है,
कार्य कारण यानी क्रमभावी अविनाभावी है। पहले धागा होगा फिर वस्त्र बनेगा, पहले मिट्टी होगी फिर मिट्टी के वजह से घड़ा बनेगा, पहले सोना होगा, सोने के वजह से सोना कारण रहेगा और आभूषण कार्य रहेगा, है ना। तो कार्य कारण जो पाया जाता है ये भी अविनाभावी है, पर कौन सा है? क्रमभावी अविनाभाव। अब मुझे बताइए अविनाभाव संबंध कितने प्रकार का है? दो चार प्रकार तरह का है। दो प्रकार का है। पहला कौन सा है? से सहभावी, सहभावी। क्रमभावी। हाँ, सहभावी अविनाभाव और क्रमभावी अविनाभाव। सहभावी अविनाभाव कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार है? सहचर और व्यापक। बराबर, सहचर और व्याप्य व्यापक। मतलब अविनाभाव संबंध कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये आपको हाँ। क्लियर होगा, है ना। पहला है सहचर, दूसरा है व्याप्य व्यापक। अब क्रमभावी अविनाभाव कितने प्रकार का है? वो भी दो प्रकार का है। वो भी दो प्रकार का है। कौन कौन से दो प्रकार है? पूर्वचर, उत्तरचर और कार्य कारण दूसरा। हाँ, पूर्वचर, उत्तरचर और कार्य कारण, है ना। अब देखो सहभावी, उसके उदाहरण देखिए। नींबू में रूप और रस का होना, ये अविनाभाव है। ये सारे अविनाभाव संबंध है, हाँ? ध्यान रखना है जितने भी उदाहरण आपके सामने हैं, हाँ। बस उनके अंतर है। नींबू में रूप और रस का होना, ये क्या है? कौन सा अविनाभावी। सहभावी है या क्रमभावी है? सहभावी। कौन सा सहभावी है। सहभावी है? सहचर। पानी सहचर। में, है ना, पानी में तरलता भी होना और शीतलता भी होना। क्या तरलता और शीतलता पानी का अविनाभावी संबंध है? अविनाभावी है। है। इनके बाद बीच में अविनाभावी संबंध है। तो अविनाभावी संबंध होने के बाद भी ये कौन सा अविनाभाव है? व्यापक। नहीं, तरलता और शीतलता। पानी का एक, देखो आप उसमें सोचना, पानी के एक बूंद में शीतलता है या संपूर्ण पानी में शीतलता है? हाँ, संपूर्ण पानी में शीतलता है, तो ये कौन संपूर्ण। सा रहेगा? सहचर। पानी सहचर। का जो शीतलता है, शीतलता के साथ उसका जो संबंध है वो कैसा है? सहचर, है ना, हाँ हाँ मैम, हाँ हाँ हाँ। है ना। हम्म। जैसे बहुत सारे पुष्पत्व और कमलत्व। अब पुष्प हाँ, और तब कमल, व्यापक। हाँ, तब हाँ व्यापक आएगा। हाँ। बराबर। पुष्प और कमल जो है इनमें भी सहभावी संबंध है, क्योंकि कमल ही पुष्प है। पर पुष्प में बहुत सारे पुष्प आएंगे, अकेला कमल कमल नहीं आएगा। हाँ, तो इनके बीच में जो संबंध है वो कैसा है? ऐसा होगा क्या हाँ, कमल की एक ही पंखुड़ी पुष्प है, कमल का डेट ही पुष्प है, कमल के अंदर जो परागकण है वही पुष्प है? नहीं, कमल पूरा पूरा कमल भी पुष्प है और वो कमल भी है। उसे आप फूल भी कह सकते हो, है ना। तो इस कारण से कमलत्व क्या है? कमलत्व का पुष्प के साथ अविनाभाव है। लेकिन पुष्पत्व गुण के साथ कमल का कैसा अविनाभाव है? व्याप्य व्यापक। पर अकेला व्यापक। कमल ही पुष्प नहीं है, पुष्प में बहुत, जैसे बाल्यावस्था और युवावस्था। क्या ये निश्चित है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी आयु कर्म प्रबल है तो वो बाल्यावस्था के बाद ही युवा बनेगा? युवावस्था ये बाल्यावस्था के बाद ही आएगी या उसके साथ आएगी? बात मुझे ये क्रमबद्ध बता, आएगा। अगर किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की, आप समझिए, हाँ ठीक है, अब किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की है तो उसके बाल्यावस्था और उसकी उसी के युवावस्था में अविनाभाव संबंध है क्या? हाँ, अविनाभाव संबंध है। है, क्योंकि बाल्यावस्था और उनकी युवावस्था कैसे रहेगी? उनके बीच में संबंध क्रम रहेगा ही रहेगा। हाँ, पर कौन सा रहेगा? क्रमभावी, बराबर, क्रमबद्ध। है ना। पर उनका अविनाभाव कैसा है? क्रमभावी है। पहले बाल्यावस्था ही आएगी, बाद में युवावस्था आएगी।
क्या बीज में और अंकुर में अविनाभाव संबंध है? हाँ, है। है, अविनाभाव संबंध है। है ना? पर कैसा है? क्रमभावी है या सहभावी है? क्रम। क्रमभावी क्रमभावी है। है ना? हाँ। तो बीज बोने के बाद ही अंकुर निकल सकता है। और बीज कारण है और वृक्ष कार्य है। तो बीज और कार्य वृक्ष है, में भी अविनाभाव संबंध है, पर कार्य कारण कारण है ना? ठीक। इसमें। जो अविनाभाव संबंध साथ में चलता है वो सहभावी है, और जो अविनाभाव संबंध एक के बाद एक चलता है वो क्रमभावी है। कार्य कारण संबंध जो है किसी भी पदार्थ का, वो भी क्रमभावी अविनाभाव है। ध्यान रखना, पहले कारण होता है फिर कार्य होता है। इतना क्लियर हुआ आज? अब अनुमान में एक एक शब्द आपको विस्तार से समझाया जाएगा। जैसे अनुमान किसे कहते हैं? तो साधन से साध्य का जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं। और साधन पर वहां पर एक उन्होंने कंडीशन रखी कि साधन आप किससे कहोगे, साधन का लक्षण क्या है? तो साधन का साध्य के साथ अविनाभाव संबंध होना जरूरी है। पर अविनाभाव संबंध कैसे होगा? तो अविनाभाव संबंध के उन्होंने दो प्रकार बताए कि साधन का साध्य के साथ जो अविनाभावी संबंध होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो सहभावी भी होता है और क्रमभावी भी होता है। सहभावी भी दो प्रकार से होता है। जो साथ साथ चलता है वो सहचर, और जो व्याप्य और व्यापक के रूप में रहता है वो भी सहभावी है। और साधन का और साध्य का क्रमभावी भी अविनाभाव संबंध हो सकता है ना? जो एक के बाद एक होता है वो भी, उसे कहते हैं पूर्वचर और उत्तरचर, ये भी अविनाभावी संबंध है। और जिसमें कार्य कारण भाव पाया जाता है वो भी अविनाभावी संबंध है, पर क्रमभावी है ना? तो साध्य और साधन का जो अविनाभावी संबंध है वो अविनाभावी संबंध दो प्रकार से होता है। ये सब कैसे है? अविनाभावी संबंध वाले हैं। तो इनमें से किसी भी साधन से अगर आपको साध्य का ज्ञान हो रहा है तो वो अनुमान प्रमाण है। ध्यान रखना। कार्य कारण का उदाहरण बताइए कोई मैडम। कार्य कारण का जैसे उदाहरण। आपको वृक्ष दिख रहा है, वृक्ष के माध्यम से आपको बीज का भी ज्ञान हो रहा है, जो अप्रत्यक्ष है। बीज तो कहाँ है? जमीन के नीचे है, पर बीज है तभी तो ऊपर वृक्ष है। आपके नीचे रूट्स है, उस रूट में कभी बीज बोए है, बीज बोने के बाद ही तो वृक्ष आया है। भले ही आपने बोया हो ना बोया हो, कभी कभी अपने आप भी क्या हो जाता है, वहां पर बीज फल जाता है, लेकिन बिना बीज के वृक्ष नहीं होता है ना? वो भी क्या है? उनके बीच में अविनाभाव संबंध है। इस कारण से वृक्ष से अगर आपको बीज का ज्ञान हो रहा है तो वो भी क्या है? अनुमान प्रमाण है। दही से आपको दूध का ज्ञान हो रहा है, दिख रहा है दही, लेकिन आपको ये तो पता चल रहा है ना कि दूध से ही दही बना है ना? वस्त्र से आपको सूत का ज्ञान हो रहा है, घड़े से आपको मिट्टी के होने का भी ज्ञान हो रहा है। हर चीज है। तो ये जब सहभावी और क्रमभावी अविनाभाव पाया जाता है तभी साधन से साध्य का ज्ञान हो सकता है, और उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। आज इतनी ये 3 दिन इतनी इतनी रिवीजन करके रख लेना। मुझे लगता है ये आपको हेवी हुआ होगा आज। नहीं थोड़ा ठीक सा है। कठिन, नहीं पर थोड़ा सा कठिन, क्योंकि देखो न्याय की भाषा है। मैं भी इतनी तुरंत आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ, आप बैठे हो शांति से सुनते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। पर कभी कभी वो थोड़ा सा कठिन लग जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें कंफर्म होगा, है ना? तो मैम बीज से जब वृक्ष बना तो उसको हम उस तरह से सोच सकते हैं कि बीज पहले था तो पूर्वोत्तर हुआ और फिर उत्तर हुआ तो वृक्ष बन गया। यहाँ पे बीज और वृक्ष में हम कंपेयर कर रहे हैं हाँ हाँ तो हाँ, दोनों पक्ष तो दृष्टि प्रत्यक्ष है देख ना, सकते अनुमान